तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग CSS के बारे में बात करने वाले हैं। HTML की एक जो श्रृंखला हमारी चल रही है वो आप सब लोग देख ही रहे होंगे, बट उसमें कहीं कहीं पर बीच बीच में हम लोग CSS का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्यों ना एक वीडियो ऐसी बनाई जाए जहां पर कंप्लीट CSS का बेसिक्स आपको क्लियर कराया जाए। ठीक, सबसे पहले हम लोग अगर बात करें बच्चों CSS क्या होता है, तो CSS एक कैस्केडिंग स्टाइल शीट नाम की लैंग्वेज होती है, जिसको हम लोग स्टाइलिंग लैंग्वेज या प्रेजेंटेशनल लैंग्वेज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग वेब पेज को डेकोरेट करने के लिए करते हैं। बात आती है कि CSS की जरूरत क्यों पड़ी, तो CSS की जरूरत आपने पढ़ा होगा फॉन्ट टैग के बारे में। ठीक, HTML में फॉन्ट टैग होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग फॉन्ट के कलर को, फॉन्ट की साइज को या फॉन्ट की फैमिली को बदलने के लिए किया करते थे। लेकिन हमको अगर सारे फॉन्ट के कलर को बदलना है, 10 पैराग्राफ लिए हैं तो हमको 10 लाइन में फॉन्ट कलर लगाना पड़ेगा, तो प्रोग्राम थोड़ा सा हमारा लेंदी हुआ करता था। तो इसी चीज को देखते हुए आपके हॉकेन व्यू ली एक व्यक्ति थे, उन्होंने 1994 में W3C को एक ईमेल लिखा। ठीक है ना, नाम उनका क्या था? नाम उनका था हॉकेन व्यू ली। आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, हॉकेन व्यू ली करके उनका नाम था। ये एक व्यक्ति थे जो सर्न की लैब में काम करते थे। सर्न जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, आपको पता है। कहां से संबंधित है? HTML से संबंधित है। टिम बर्नर्स-ली वहां काम किया करते थे, आपको याद होगा, जिन्होंने 1989 में www बनाया और 1991 में HTML बनाई। ठीक, तो वहीं पर हॉकेन व्यू ली भी काम किया करते थे और इन्होंने W3C, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम नाम की एक संस्था है, इन्होंने इनको एक ईमेल लिखा कि हम चाहते हैं कि एक ऐसी भाषा बनाई जाए जो HTML से इंडिपेंडेंट हो और जिसका काम केवल इतना हो कि हम उसका काम वेब पेज को डेकोरेट करने के लिए कर पाए। ठीक है ना, तो इन्होंने CSS की रिकमेंडेशन की कि हम एक CSS नाम की लैंग्वेज बनाना चाहते हैं जो काम कैसे करेगी उसके बारे में। इनके पास एक एरिना नाम का ब्राउजर था। किस नाम का ब्राउजर था? एरिना नाम का ब्राउजर था। इस एरिना नाम के ब्राउजर पे CSS को इंप्लीमेंट करके भी दिखाया इन्होंने। मतलब जो लैंग्वेज इन्होंने बनाई थी वो लैंग्वेज इन्होंने एरिना नाम के ब्राउजर पर रन कराई और रन करा करके W3C को दिखाया कि देखिए सर, हमने जो भाषा बनाई है वो कुछ इस प्रकार से वर्क कर रही है। और इनके सपोर्ट में फिर रॉबर्ट कैल्यू भी आए। इनके सपोर्ट में वहीं पर इनके एक एम्प्लॉय थे, रॉबर्ट कैल्यू। ठीक है ना, CAILLIAU। ये रॉबर्ट कैल्यू इनके कलीग थे। इन्होंने इनका जोरदार समर्थन किया, जोरदार सपोर्ट किया कि हाँ, ये जो लैंग्वेज है ये बननी चाहिए। बाद में HTML को बनाने वाले टिम बर्नर्स-ली भी थे, उन्होंने इनका समर्थन दिया और इनके समर्थन में बताया कि हाँ, जो हमारी CSS लैंग्वेज है उसको बनाया जाना चाहिए। तो पहली चीज हॉकेन व्यू ली इन्होंने कब बताया? 1994 में। क्या कहा कि एक ईमेल लिखा W3C को। किसको ईमेल लिखा? याद रखिएगा, W3C को एक ईमेल लिखा। W3C को ईमेल लिखा और कहा कि एक लैंग्वेज में बनाना चाहता हूं जो लैंग्वेज अन्य लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट हो और जिसका केवल एक काम हो, वो हो वेबसाइट को डेकोरेट करना। वेबसाइट को क्या करना? डेकोरेट करना। तो क्या उसको बनाना जायज है? उसको बनाने की परमिशन मिलेगी या नहीं? तो उसके समर्थन में फिर कौन आया? रॉबर्ट कैल्यू भी आए और टिम बर्नर्स-ली, ये दोनों इनके समर्थन में आए। और हॉकेन व्यू ली ने क्या किया? एरिना ब्राउजर पर इस प्रोग्राम को, इस लैंग्वेज को इंप्लीमेंट करा करके भी दिखाया। तो दोनों का समर्थन मिलने के बाद फाइनली W3C ने परमिशन ग्रांट करी और CSS बनना शुरू हुई। CSS बनी कब? तो CSS फाइनली बच्चों 17 दिसंबर 1996 को बन करके आई। डेट लिखेंगे आप, 17 दिसंबर 1996 को ये पूरी CSS हमारी बन करके तैयार हुई और इसको CSS 1 कहा गया। क्या कहा गया? CSS 1 कहा गया। ये इसका छोटा सा इतिहास है। क्या याद रखना है कि बनाने का प्रस्ताव, बनाने का विचार किसका था? तो बनाने का विचार था आपके हॉकेन व्यू ली का। किसको कहा इन्होंने, किसको ईमेल किया? तो ईमेल किया W3C को। और उसके बाद इनके समर्थन में कौन आया? इनके समर्थन में रॉबर्ट कैल्यू आया और टिम बर्नर्स-ली भी आए।
इन्होंने CSS जो बनाना चाहा उसको कहाँ यूज करके दिखाया, एरिना ब्राउजर पर यूज करके दिखाया। बाद में W3C ने इनको परमिशन ग्रांट करी और इन्होंने इसको जोर शोर से बनाया और 17 दिसंबर 1996 को फाइनली CSS1 लॉन्च हुई। तो आपसे पूछा जा सकता है CSS कब आई, तो आपको बताना है 1996 को आई और किस डेट पे, 17 दिसंबर में आई। ठीक है ना। फिर उसके बाद 1997 में इसका सेकंड वर्जन आया जिसको हम लोग CSS2 के नाम से जानते हैं। 1997 में दूसरा वर्जन आया CSS2 के नाम से। अगर आपको याद हो तो इसी दौरान HTML का थर्ड वर्जन भी आया था, जहां पर हमने आपको बताया था कि CSS सपोर्ट करने लगी थी। ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है कि HTML 3.2 कब आया, 1997 में आया और CSS का सेकंड वर्जन भी कब आया, 1997 में आया। उसके बाद फिर बात ये हुई कि क्या इसके CSS के थर्ड वर्जन की जरूरत है, थर्ड वर्जन को लॉन्च किया जाए। तो फिर बच्चों 1998 के आसपास से ही थर्ड वर्जन की बात की जाने लगी कि CSS3 को बनाया जाए, लेकिन CSS3 बन ही रही थी कि थर्ड वर्जन को रोक दिया गया और थर्ड वर्जन को रोक करके CSS 2.1 पर काम किया जाने लगा। CSS 2.1 पर काम किया जाने लगा क्योंकि अभी भी CSS में थोड़े से सेकंड वर्जन में इंप्लीमेंटेशन की जरूरत थी। तो 1998 से इस पर काम किया जाने लगा और इस पर बहुत दिनों तक काम किया गया और फाइनली कहीं कहीं पर आपको मिलेगा 2011 में CSS 2.1 को लॉन्च किया गया, कहीं कहीं पर और भी डेट्स मिलती हैं, तो इसके कुछ क्लेरिफिकेशन नहीं है। आप देखना चाहते हैं तो आपको W3C की वेबसाइट पर जाना है, वहां पर इसका एक क्लियर हिस्ट्री पूरा सीक्वेंस वाइज आपको लिखी हुई रखी है। ठीक है ना। बात आती है कि फिर CSS3 आई कब, तो 10 साल बाद CSS3 को लाया गया और 10 साल बाद का मतलब है 2007 में CSS का थर्ड और फाइनल वर्जन आया। फाइनल वर्जन में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि W3C ने कहा कि इसके बाद CSS का कोई वर्जन नहीं आएगा, आज के बाद CSS का कोई वर्जन नहीं आएगा। अगर CSS में अपडेट करना है ना तो इसके मॉड्यूल्स आएंगे, इसके फ्रेमवर्क्स आएंगे, लेकिन CSS के वर्जन्स नहीं आएंगे। मतलब फाइनल वर्जन कौन होगा, 3 ही होगा। अब उसमें कुछ जोड़ना है तो जोड़ सकते हो आप, उसको कह दिया जाएगा मॉड्यूल्स। क्या कह दिया जाएगा, मॉड्यूल्स कह दिए जाएंगे। जैसे W3CSS है वो एक मॉड्यूल है, ठीक, तो वैसे उसके मॉड्यूल्स आने लगे। तो आपका फाइनल वर्जन कौन सा है, CSS3, जिसको हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। जब भी आप देखेंगे तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, CSS का थर्ड वर्जन ही पढ़ते हैं, जिसमें 3D ट्रांसफॉर्मेशन को, कुछ फंक्शंस को भी इंट्रोड्यूस किया गया। तो आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी कि CSS की हिस्ट्री क्या है। 1994 में हॉकेनव्यू ली ने एक ईमेल लिखा W3C को और उसके बाद उन्होंने एक लैंग्वेज बनाने की डिमांड रखी जिसका इस्तेमाल हम लोग केवल वेब पेज को डेकोरेट करने के लिए करेंगे। ठीक, उसके बाद फिर इनके समर्थन में 2 लोग आए, रॉबर्ट कैल्यू आए और टिम बर्नर्स-ली आए। समर्थन जब मिला लोगों का तो इन्होंने उस CSS लैंग्वेज को एरिना ब्राउजर पर इंप्लीमेंट भी करके दिखाया। जब करके दिखाया तो W3C ने इनको परमिशन ग्रांट करी और इसका निर्माण शुरू हुआ 1994 से। 1996 में 17 दिसंबर को पहली बार CSS लॉन्च हुई CSS1 के नाम से। उसके बाद 1997 में CSS का सेकंड वर्जन आपका आता है। सेकंड वर्जन आने के बाद 1998 में इसके थर्ड वर्जन की बात की जाने लगी, मगर थर्ड वर्जन बन ही रहा था कि उसको ड्राफ्ट के फॉर्मेट में रख दिया गया, रोक दिया गया। क्यों, क्योंकि अभी CSS के सेकंड वर्जन में कुछ सुधार की जरूरत थी। काफी दिनों तक सुधार चला, बहुत दिनों तक, और फाइनली 2011 में CSS 2.1 का सुधार कंप्लीट हुआ। और बात होती है CSS3 की, तो CSS3 को रोका रखा गया, लेकिन ज्यादा दिन रोक नहीं पाए। 10 साल बाद सन 2007 में CSS का थर्ड वर्जन लॉन्च कर दिया गया और इस कंडीशन के साथ कि अब CSS के फर्दर वर्जन्स नहीं आएंगे, अब इसमें मॉड्यूल्स आ सकते हैं, इसमें अपडेशंस हो सकती हैं, लेकिन नया वर्जन हम लोग लॉन्च नहीं करेंगे। आपसे एक सवाल पूछ सकता है कि बताओ अभी CSS को कौन स्टैंडर्ड उसका निर्धारित कर रहा है, तो उसके स्टैंडर्ड को W3C ही निर्धारित कर रही है, जो HTML के स्टैंडर्ड को निर्धारित करती है। ठीक है ना। मतलब HTML के स्टैंडर्ड को, www के स्टैंडर्ड को और CSS के स्टैंडर्ड को W3C ही निर्धारित करती है। पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। पूरा नाम क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैंने बता दिया CSS हमारी एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है, CSS एक प्रेजेंटेशनल लैंग्वेज है और CSS को हम लोग जब सेव करते हैं तो एक्सटेंशन में क्या लगाना होता है, .css लगाना होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। मतलब CSS की फाइल को हम लोग सेव करेंगे तो क्या लगाएंगे, .css लगाएंगे।
आइए एक प्रोग्राम के माध्यम से समझते हैं कि CSS का इस्तेमाल क्यों किया जाना चाहिए, CSS क्या होती है और CSS पर वर्क कैसे करते हैं। ठीक है ना। सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बेसिक स्केलेटन को लिख लेते हैं और प्रोग्राम को थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि आपको पूरी स्क्रीन में ये चीजें दिख पाए। ठीक, हमने यहाँ से इस पूरी लाइन को हटा दिया क्योंकि अभी इसका बेसिकली कोई काम है नहीं। यहाँ पर हम छोटा सा टाइटल लगा देते हैं। ठीक, टाइटल लगा दिया और टाइटल में हमने लिख दिया CSS बेसिक्स। ठीक, सेव किया, सेव करके रन कराएंगे। अभी आप देख रहे हैं हमारे वेब पेज में कुछ दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने बॉडी के अंदर कोई कंटेंट नहीं लिखा है। बॉडी के अंदर हम कुछ कंटेंट लिखते हैं। सबसे पहले हमने लिख लिया एक H1, यहाँ पर एक हेडिंग लिख ली और यहाँ पर हमने लगाया CSS इंट्रोडक्शन। ठीक है ना, CSS इंट्रोडक्शन लिख लिया, सेव किया, सेव करके रन कराते हैं। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिख करके आ रहा है, CSS इंट्रोडक्शन, एक हेडिंग लिख करके आ गई। काम कैसे करेगा CSS, इसको देखने और समझने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि CSS कितने प्रकार से काम करती है। तो CSS 3 प्रकार से काम करती है। पहला इनलाइन, दूसरा इंटरनल और तीसरा एक्सटर्नल। ठीक है ना, हमने आपको क्या बताया, पहला हमारा है इनलाइन, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा इंटरनल और तीसरा हो जाएगा एक्सटर्नल। ठीक, अब इसमें क्या याद रखने वाली बात है, इसमें याद रखने वाली बात यह है कि इनलाइन CSS का इस्तेमाल हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट से करेंगे। किससे करेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट से करेंगे। इंटरनल CSS का इस्तेमाल हम लोग स्टाइल टैग से करेंगे, स्टाइल टैग के साथ करेंगे। और एक्सटर्नल CSS का इस्तेमाल हम लोग लिंक टैग से करेंगे। किसके साथ करेंगे, लिंक टैग के साथ करेंगे। ठीक, यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, लाइन ब्रेक नहीं हो रही क्योंकि हमने BR टैग नहीं लगाया है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पर लगा दिया BR टैग। ठीक, और यहाँ पर भी क्या लग गया, BR टैग लग गया। ठीक, कितना नोट करेंगे, इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले इनलाइन CSS क्या होती है। ठीक, इनलाइन CSS का मतलब है कि लाइन में ही हम लोग किसी CSS को अप्लाई कर पाए। हमने बताया कैसे अप्लाई करेंगे, तो स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ अप्लाई करेंगे। आइए हम आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। इसको हटाते हैं और यहाँ पर हम लोग H1 के अंदर क्या अप्लाई करने वाले हैं, इनलाइन CSS। क्या करना है, स्टाइल टैग लेना है। स्टाइल टैग ले लिया। स्टाइल टैग के अंदर हम चाहते हैं कि इसका जो टेक्स्ट अलाइन है वो क्या हो जाए, सेंटर हो जाए। टेक्स्ट अलाइन हो, हमने क्या कर दिया, सेंटर कर दिया। सेव करके रन कराया। आप ध्यान से देखिए आप कि जो हमारी CSS इंट्रोडक्शन नाम की हेडिंग है वो कहाँ आ गई है, सेंटर अलाइन में आ गई है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इस प्रकार से हमने आपके हेडिंग को CSS के माध्यम से स्टाइल कर दिया। और इस प्रकार की स्टाइलिंग क्या कहलाती है, इनलाइन CSS कहलाती है ना। तो आपको एक बात याद रखना है, इनलाइन CSS का इस्तेमाल हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से करते हैं। इनलाइन CSS का इस्तेमाल ओपनिंग टैग में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, ओपनिंग टैग में। देखिए H1 अभी खुला ही था, अभी यहां तक बंद नहीं हुआ है। हमने जब इसका इस्तेमाल कर लिया तो ये H1 हमने बंद किया। बात इतनी समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद बात आती है कि CSS किससे किससे मिलकर के बनी है। CSS किससे किससे मिलकर के बनी है उसको समझते हैं। तो उसको समझने के लिए हम लोग देख लेते हैं कि और 2 वर्जन्स क्या हैं या और 2 टाइप्स क्या हैं CSS के। अब अगली बात यह है, यहाँ पर हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं। पैराग्राफ में हमने लिख लिया कि इट इज डेवलप्ड इन 1996। इसको अभी हमने पढ़ा, सेव करके रन कराया। यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या लिख करके आ रहा है, इट इज डेवलप्ड इन 1996। आपको ये दिख रहा है, ये लाइन दिख रही होगी, एक पैराग्राफ है। अब पैराग्राफ को हमको स्टाइल करना है। दूसरा तरीका सीखते हैं, इनलाइन हमने सीख लिया। इनलाइन के बाद इंटरनल CSS हमको सीखना है कि इंटरनल CSS क्या होती है और इंटरनल CSS को यूज कैसे करते हैं। तो इंटरनल CSS को यूज करने के लिए हमने आपको क्या बताया, स्टाइल टैग बताया। पक्की बात, स्टाइल टैग। स्टाइल टैग कहाँ इस्तेमाल होता है, हमने आपको बहुत पहले ही पढ़ा रखा है, हेड सेक्शन में इस्तेमाल होता है। कहाँ इस्तेमाल होगा, हेड सेक्शन में इस्तेमाल होगा। हेड सेक्शन के अंदर हम लोग आते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं स्टाइल टैग। ले लिया, स्टाइल टैग ले लिया। अब हमको फॉर्मेटिंग किस पर करानी है, हमको फॉर्मेटिंग करानी है पैराग्राफ पर। तो पैराग्राफ लिया, करली ब्रेसेस लगाया और इसके अंदर हमको लिखना है प्रॉपर्टी और वैल्यू। क्या क्या लिखना है, प्रॉपर्टी और वैल्यू। मैं चाहता हूं कि जो हमारा पैराग्राफ है इसका जो कलर है वो रेड हो जाए। सेव करके रन कराएंगे। आप ध्यान से देखिए कि पैराग्राफ का कलर हमारे कैसा हो गया है, तो पैराग्राफ का कलर हमारे रेड हो गया है। ठीक है ना, इस तरीके से पैराग्राफ हमारा रेड हो गया। अब हम चाहते हैं कि और कोई फॉर्मेटिंग हो, तो यहाँ पर आपको लास्ट में क्या लगाना है, सेमीकोलन लगाना है।
क्यों? ताकि हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी और वैल्यू को लिख सकें और सेपरेट करके लिख सकें। तो यहाँ पर हम लोग एंटर मार के चाहे लिख दीजिए, चाहे आप इसी के बाद ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने यहाँ पर लिख दिया फॉन्ट फैमिली, और फॉन्ट फैमिली में हमने कर्सिव लिख दिया, सेव किया, रन कराया। आप ध्यान से देखिए हमारी फॉन्ट फैमिली इसकी कैसी हो गई है, इसकी फॉन्ट फैमिली कर्सिव हो गई है, ठीक है ना। तो एक लाइन में भी लिख सकते हो और अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या लगाया है बीच में, हमने सेमीकोलन लगाया हुआ है, और सेमीकोलन दो प्रॉपर्टी और वैल्यूज के ग्रुप को सेपरेट कर देता है, ठीक। लेकिन हमको प्रोग्राम सही से समझ में आए, इसीलिए हम प्रयास ये करते हैं कि आपके प्रॉपर्टी और वैल्यू के कॉम्बिनेशन को अलग अलग लाइन में लिखें, ताकि चीजें थोड़ा सा क्लियर रहें और कॉन्सेप्ट हमारा मिस ना हो, ठीक। तो इस तरीके से हमने आपको क्या यूज करके दिखाया, इंटरनल सीएसएस भी यूज करके दिखाया। कभी कभी इंटरनल सीएसएस को एम्बेडेड सीएसएस के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको ये भी बात याद रखनी है, इंटरनल सीएसएस इज आल्सो नोन एज एम्बेडेड सीएसएस। क्या क्या सीखा हमने? हमने सीखा इंटरनल सीएसएस का इस्तेमाल स्टाइल टैग के साथ किया जाता है। किसके साथ? स्टाइल टैग के साथ किया जाएगा, और कहां? हेड सेक्शन में किया जाएगा, बॉडी में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। कहां करेंगे? हेड सेक्शन के अंतर्गत करते हैं, ठीक। तो यहां तक की कहानी क्लियर हुई होगी। अब थर्ड पॉइंट बच रहा है, वो क्या है हमारा? एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक। एक्सटर्नल सीएसएस कैसे काम करता है, जरा यहां पर ध्यान से देखेंगे। उसको समझने से पहले सपोज दैट मैं यहां पर एक ले लेता हूं डिवीजन। डिवीजन के बारे में हमने आपको पढ़ा भी रखा है। डिवीजन के अंदर हमने एक छोटा सा एक H3 ले लिया, और यहां पर हमने लिखा CSS इज स्टैंडर्डाइज बाई W3C, है ना। हमने इसको लिख दिया, W3C के द्वारा इसको स्टैंडर्डाइज किया जा रहा है, एक हेडिंग हमने लिख दी। और उसके बाद यहाँ पर फिर हम चाहते हैं और कुछ लगा दें और कुछ लिख दें, तो यहाँ पर हम एक H4 नाम की या फिर H5 नाम की एक और हेडिंग ले लेते हैं, और यहाँ पर हमने लिख दिया हेडिंग 5। इतना कंटेंट हमने लिख दिया है, ठीक। अभी कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है ना कि ऊपर के कोड को थोड़ा हटा दिया जाए? चलिए, अगर कंफ्यूजन की बात कहीं भी है तो हम लोग पहले के कोड को थोड़ा सा हटा देते हैं, ताकि आपको प्रोग्राम बिल्कुल भी लेंदी ना लगे, ठीक। हमने यहाँ पर इसको हटा दिया, हट गई सारी चीजें। अब बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम दिख रहा है HTML, उसके अंदर हेड, फिर टाइटल, फिर हेड क्लोज किया, बॉडी लगाई, एक डिवीजन लगाया, H3 लिया, H5 लिया, और डिवीजन बंद करके बॉडी बंद कर दी। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम। अब इसके लिए हम लोग देखेंगे, अब इसको रन करा करके आप देखिए, यहाँ पर आपको किसी प्रकार के आउटपुट में कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं दिख रही है, ठीक। फॉर्मेटिंग करते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं आइए हम आपको बताते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक यहाँ पर ले लेना है फाइल, ठीक है ना। हम ले लेते हैं किसी नाम की फाइल, हमने ले लिया style.css नाम की फाइल ले ली, पहले से फाइल बनी हुई है। मैं ले लेता हूँ style5, किस नाम से? style5 नाम से हम एक फाइल ले लेते हैं, और लास्ट में क्या लगा दिया? .css, क्योंकि CSS की फाइल को किससे सेव करते हैं? .css से करते हैं, हमने सेव कर दिया। और यहाँ पर अब हमको फॉर्मेटिंग किस पर करानी है बच्चों? हमको फॉर्मेटिंग करानी है डिवीजन पर। किस पर फॉर्मेटिंग करानी है? डिवीजन पर, ठीक है ना। जो कोड आपने कहा लिखा था, स्टाइल टैग में लिखा था, सेम कोड आपको यहाँ लिखना है। बस अंतर इतना है कि यहाँ पर किसी टैग का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक। हमको डिवीजन पर करानी है। डिवीजन पर क्या कराना है? डिवीजन का बॉर्डर हमको चाहिए कितना? 2 पिक्सल का चाहिए, डॉटेड चाहिए, और रेड कलर का चाहिए। कैसा चाहिए? रेड कलर का चाहिए। सेव किया, सेव करके रन कराया। अभी आप ध्यान से देखिए, आपको आउटपुट में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि हमने इस CSS की फाइल को अभी कहीं लिंक ही नहीं कराया है। इस CSS की फाइल को अभी कहीं लिंक नहीं कराया है, तो ठीक है ना। CSS की फाइल को पहले लिंक कराते हैं। हमने क्या किया, एक फाइल बनाई थी, किस नाम से? CSS लिस्ट फ्रेमसेट नाम से पहले की फाइल हमारी बनी थी, उसको पहले खोजते हैं। कहीं पर लिस्ट फ्रेमसेट नाम का एक फाइल होगी, ये है, ठीक। इसको ओपन करते हैं। अभी इसी कोड पर हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, तो इस कोड पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब यहाँ पर आपको आना है हेड सेक्शन के अंदर। यहाँ पर हमने आपको बताया था लिंक टैग का इस्तेमाल करेंगे। किसका? एक्सटर्नल CSS के लिए लिंक टैग का इस्तेमाल करते हैं। लिंक टैग ले लिया हेड सेक्शन के अंदर, और उसके बाद लेना है href। क्या लेना है? href। href में हमने क्या लगाया है? style5। style5 नाम का एक फाइल बनाई है ना CSS की, हमने इसको लिख दिया। लिखने के बाद हमने इसको सेव कराया, सेव कराया, सेव करा के रन कराएंगे। अभी भी आपको आउटपुट में कोई परिवर्तन दिख रहा है क्या?
आउटपुट में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा। वजह क्या है ना दिखने की? एकमात्र वजह यह है कि अभी हमने यहां पर दो एट्रीब्यूट नहीं यूज किए हैं। पहला एट्रीब्यूट रेल, पहला एट्रीब्यूट क्या है? रेल। रेल के अंदर क्या लेना होता है? स्टाइल शीट लेनी होती है। और दूसरा एट्रीब्यूट है टाइप। दूसरा एट्रीब्यूट क्या है? टाइप। टाइप के अंदर लेना है टेक्स्ट /CSS। ले लिया। सेव करेंगे, रन कराएंगे। अब ध्यान से देखिए, आपका आउटपुट, आपका कोड बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। पूरे डिवीजन में क्या आ गया? एक बॉर्डर आ गया 2 पिक्सल का डॉटेड और रेड कलर का। तो समझ में आया ना कैसे काम करेगी? हमने फॉर्मेटिंग कहां कर रखी थी? हमने भैया फॉर्मेटिंग कर रखी थी किस पे? स्टाइल 5 नाम के एक फोल्डर पे। आप इसको चेक करिए, स्टाइल 5 कहीं होगा यहीं पर। हम यहां पर आ जाते हैं, स्टाइल 5 ये है हमारा फोल्डर। हमने क्या कहा? हमने कहा डिवीजन दिख रहा है ना, जो डिवीजन मिले उस डिवीजन के बॉर्डर को क्या कर देना है? 2 पिक्सल का कर देना है, डॉटेड और रेड। फिर और कुछ जोड़ते हैं, हमने कह दिया बैकग्राउंड कलर जो दिखे उस बैकग्राउंड कलर को आपको कर देना है एक्वामरीन। उसके कलर को क्या कर देना है? कलर को कर देना है ब्राउन, ब्राउन कर दीजिएगा। उसमें टेक्स्ट अलाइन को क्या कर दीजिएगा? टेक्स्ट अलाइन को कर दीजिएगा आप सेंटर। ठीक, सेव किया, सेव करके रन कराया। ध्यान से देखिए सारी फॉर्मेटिंग हो गई कि नहीं? बैकग्राउंड कलर क्या हो गया? एक्वामरीन हो गया। कलर क्या हो गया? ब्राउन हो गया। टेक्स्ट अलाइन क्या हो गया? सेंटर। मतलब हम लोग कहां चेंज कर रहे हैं? CSS की फाइल में। लेकिन परिवर्तन कहां जा रहा है? HTML की फाइल में। क्यों? क्योंकि HTML की फाइल को हमने लिंक कर रखा है, सॉरी CSS की फाइल को क्या कर रखा है? लिंक। किससे? HTML की फाइल से। याद करो, HTML में हमने हेड सेक्शन में क्या लगाया है? लिंक टैग लगाया है। क्या लगाया है? लिंक टैग। और लिंक टैग से एक हमने हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस ऐड किया है। क्या? style5.css। और style5.css में चेंज करोगे तो वेब पेज में परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। तो समझ में आया अब कि कैसे एक्सटर्नल CSS का इस्तेमाल करना है? कैसे करना है एक बार फिर से समझे। सबसे पहले आपको एक वेब पेज बना लेना है। वेब पेज में पूरा कंटेंट आपको लिख देना है। अब एक नया वेब पेज बनाना है, उसको .css एक्सटेंशन से सेव करना है और वहां पर केवल और केवल फॉर्मेटिंग लिखनी है बस। किसी टैग का इस्तेमाल नहीं करना है। वहां पर क्या क्या लिखना है? फॉर्मेटिंग लिखनी है बस। ठीक है ना? फॉर्मेटिंग की चर्चा करते हैं। यहां पर क्या क्या लिखा हुआ है सर? तो ध्यान से देखिए, यहां पर डिवीजन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डिवीजन। डिवीजन क्या है? डिव एक सेलेक्टर है। डिव क्या है? एक सेलेक्टर है। और ये सब क्या है? ये पूरा जो लिखा हुआ है ना, ये इतना पूरा डिक्लेरेशंस है। क्या है? डिक्लेरेशंस है। बात समझ में आई? डिव एक सिलेक्टर है और बाकी सारे क्या है? डिक्लेरेशंस हैं। ये पूरा क्या है? ये हमारा एक डिक्लेरेशन है। ये क्या है? डिक्लेरेशन। कलर ब्राउन क्या है? कलर ब्राउन एक डिक्लेरेशन है। कलर ब्राउन क्या है? एक डिक्लेरेशन है। आपसे एक सवाल पूछ सकता है कि CSS किससे किससे मिलके बनता है? तो CSS किससे किससे मिलके बनेगा भैया? सिलेक्टर प्लस डिक्लेरेशन। सिलेक्टर और डिक्लेरेशन से मिलकर बनता है। सेलेक्टर क्या है? हमने बताया कि सेलेक्टर वो होता है जो ये बताता है कि फॉर्मेटिंग कहां करनी है। और डिक्लेरेशन ये होता है जो बताता है कि किस पर फॉर्मेटिंग करनी है, नहीं क्या क्या फॉर्मेटिंग करनी है। दोनों कहानी क्लियर हुई? सेलेक्टर क्या बताएगा? किस पर फॉर्मेटिंग करनी है। डिक्लेरेशन बताएगा क्या फॉर्मेटिंग करनी है। क्लियर? आगे बात करते हैं डिक्लेरेशन की। तो डिक्लेरेशन भी 2 चीजों से मिलकर बनता है। कितनी चीजों से? 2। पहला प्रॉपर्टी और दूसरा वैल्यू। पहला प्रॉपर्टी हो जाती है और दूसरा वैल्यू हो जाती है। ठीक है ना? अब हम आपसे इसका एग्जांपल फटाफट ले लेते हैं। क्या क्या आप कह रहे हैं? सेलेक्टर की बात करते हैं। सेलेक्टर यहां पर क्या है? यहां पर सेलेक्टर है डिव। सेलेक्टर क्या है? डिव। फिर डिक्लेरेशन क्या है? डिक्लेरेशन की बात करते हैं। हमने कहा डिक्लेरेशन हमारा क्या हो जाएगा? डिक्लेरेशन भैया कलर सेमीकोलन रेड या फिर ब्राउन, कुछ भी कह दो आप। ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है? डिक्लेरेशन हो जाता है। ठीक? और ये इतना पूरा डिक्लेरेशन ब्लॉक हो जाता है पूरा ब्रैकेट प्ले करके, है ना? तो अब डिक्लेरेशन में भी क्या क्या है? डिक्लेरेशन में भी हमने आपको बताया प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी किसको कहेंगे? कलर को कहेंगे। और अगला क्या है? वैल्यू है। नेक्स्ट क्या है हमारा? वैल्यू है। वैल्यू नीचे आ जाए। चलिए, यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी? वैल्यू हमारी हो जाएगी रेड। ठीक है ना?
याद क्या रखना है, याद इतना रखना है कि भैया प्रॉपर्टी और वैल्यू को हम लोग किससे जोड़ते हैं, सेपरेट करते हैं, तो कॉलन से सेपरेट करेंगे, और डिक्लेरेशन को किससे अलग करेंगे, सेमी कॉलन से अलग करेंगे। ठीक है ना। डिक्लेरेशन ब्लॉक किसमें होगा, कर्ली ब्रेसेस में होगा। सेलेक्टर के बाद कर्ली ब्रेसेस लगाना है, फिर डिक्लेरेशन लिखते आपको चले जाने हैं जो जो आपको यूज कराने हैं। इतनी बात समझ में आ गई। सीएसएस किससे किससे मिलकर बनी, डिक्लेरेशन और सेलेक्टर से। डिक्लेरेशन किससे किससे मिलकर बनता है, प्रॉपर्टी और वैल्यू से मिलकर बनता है। ठीक है ना। आइए अब एक एक के बारे में और थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। सेलेक्टर के टाइप की चर्चा करते हैं थोड़ा सा हम लोग। किसकी चर्चा करेंगे अब, सेलेक्टर के टाइप की चर्चा। यहां तक की कहानी समझ में आई, हम लोग फिर से लौट के आते हैं। अच्छा एक चीज और, एक सवाल पूछता है आपसे कभी कभी कि बड़े बड़े वेब पेजेस को बनाने के लिए, बड़े बड़े वेब पेजेस को बनाने के लिए हम लोग किस प्रकार के स्टाइलिंग का इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार के सीएसएस का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका जवाब होगा एक्सटर्नल सीएसएस का इस्तेमाल किया जाता है। किस प्रकार का, एक्सटर्नल सीएसएस का। लेंथी वेब पेज बनाना है, बहुत बड़ी वेबसाइट बनानी है, तो आपको किसका इस्तेमाल करना है, एक्सटर्नल सीएसएस का इस्तेमाल करना है। ठीक है ना। और छोटे मोटे कामों के लिए सबसे बढ़िया सीएसएस क्या होती है, इंटरनल सीएसएस होती है, क्योंकि इन लाइन में भी प्रोग्राम लेंथी हो जाता है, लाइन बड़ी हो जाती है तो कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक, छोटे मोटे प्रोग्राम, छोटे मोटे वेब पेज बनाने हो तो क्या बढ़िया होता है, इंटरनल सीएसएस, और बड़े बड़े वेब पेज बनाने हो तो एक्सटर्नल सीएसएस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। अभी हम लोग छोटे मोटे वेब पेज के बारे में ही बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल समझ रहे हैं, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, इंटरनल सीएसएस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। आइए इंटरनल सीएसएस का इस्तेमाल करके देखते हैं हम लोग कहाँ काम कर रहे थे। चलिए यहाँ पर हमारा फाइल क्या हो गया, नेस्टेड फ्रेम सेट। ठीक है ना, सॉरी लिस्ट फ्रेम सेट है ना। तो ये रहा, ज्यादा फाइलें हो गई हैं, दिक्कत होती है। ठीक, बात करें अब सिंपल से क्या करना है, इस पूरे प्रोग्राम को हम एक बार डिलीट मारते हैं। अब कहानी आपकी समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई होगी एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा, और हम एक बार फिर से समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं। आपको क्या करना है, सिंपल सा प्रोग्राम लिख लेना है, और यहाँ पर जो बिना फिजूल की चीजें उसको हटाते हैं हम लोग। टाइटल लगाया, टाइटल के बाद हमने लिख दिया CSS बेसिक्स, लिख दिया। इतना लिखने के बाद बॉडी में आना है, और आपको बॉडी में हमने लिख दिया एक H1 में हमने लिखा CSS इंट्रोडक्शन। ठीक, CSS इंट्रोडक्शन लिखा। उसके बाद यहां पर हमने एक पैराग्राफ ले लिया, और पैराग्राफ में लिखा हमने इट इज डेवलप्ड इन 1996। ठीक, उसके बाद फिर हमने एक और पैराग्राफ लिख दिया, और यहां पर लिखा कि इट इज अ प्रेजेंटेशनल लैंग्वेज। ठीक, सेव किया। सेव करने के बाद हमने इसको रन कराया। आप ध्यान से देखेंगे कि हमारा इतना कंटेंट लिख करके आ गया है, इतना कंटेंट आपको दिख रहा है ना। अब हम लोग आपको एक एक CSS इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे। उस CSS को इंप्लीमेंट करने से पहले हमने आपको बताया, मैं किस पर अभी आपको काम करके दिखाऊंगा, इंटरनल CSS पे। इंटरनल CSS के लिए क्या लगाना होता है बच्चों, स्टाइल टैग लगाना है। अब फॉर्मेटिंग किस पर करनी है, हमको फॉर्मेटिंग करनी है H1 पर। किस पर फॉर्मेटिंग करनी है, H1 पर फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग क्या करनी है, टेक्स्ट अलाइन क्या कर देना है, हमको सेंटर कर देना है। हमने टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर दिया, सेव किया, रन कराया। ध्यान से देखिए H1 कहाँ चला गया है, H1 हमारा सेंटर में आ गया। H1 कहाँ आ गया है, सेंटर में आ गया है। अब हमने आपको यह भी बताया कि H1 क्या है, सेलेक्टर है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर ये पूरा क्या है, ये डिक्लेरेशन है। और केवल टेक्स्ट अलाइन की बात करें, ये इतना पोर्शन क्या है, तो ये हमारा होता है प्रॉपर्टी। और उसके बाद सेंटर क्या है, सेंटर है प्रॉपर्टी की वैल्यू, सेंटर प्रॉपर्टी की वैल्यू है। अब हम लोग बात करने वाले हैं सेलेक्टर के टाइप्स की। सेलेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, तो सेलेक्टर होते हैं 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। वो पांचों प्रकार कौन कौन से हैं, आइए पांचों प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। यहीं पर नीचे लिख देते हैं। पहला प्रकार हो जाता है हमारा सिंपल सेलेक्टर। कौन सा हो जाएगा, सिंपल सेलेक्टर हो जाएगा। सिंपल के बाद अगला हो जाता है कॉम्बिनेटर सेलेक्टर, नेक्स्ट कॉम्बिनेटर सेलेक्टर। थर्ड हमारा हो जाएगा स्यूडो क्लास सेलेक्टर, और उसके बाद स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर हो जाएगा, और लास्ट हो जाता है एट्रीब्यूट सेलेक्टर। कितने प्रकार के सेलेक्टर हो गए, ये 5 प्रकार के सेलेक्टर हमारे हो जाते हैं। सिंपल सेलेक्टर, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर, स्यूडो क्लास सेलेक्टर, स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर और एट्रीब्यूट सेलेक्टर।
ठीक है ना। और आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग पांचों सिलेक्टर्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि पांचों सिलेक्टर में भी टाइप होते हैं, है ना। सिंपल सेलेक्टर के भी कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार। तो अभी 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर हम लोग सिंपल सेलेक्टर खत्म करने वाले हैं। सिंपल सेलेक्टर क्या होता है हम आपको उसको करके दिखाएंगे, ठीक है ना। बात करते हैं सिंपल सेलेक्टर की। बच्चों जो सिंपल सेलेक्टर होता है वो भी कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। पहला हो जाता है हमारा आईडी सेलेक्टर, दूसरा हो जाएगा क्लास सेलेक्टर, थर्ड हमारा हो जाता है ग्रुप सेलेक्टर, फोर्थ हो जाएगा एलिमेंट सेलेक्टर और फिफ्थ हमारा हो जाता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेलेक्टर। ये 5 प्रकार के सेलेक्टर होते हैं। पांचों सेलेक्टर में कुछ सिंबल्स आपको याद रखने हैं। पहले में हो जाता है हैज, दूसरे में हो जाएगा डॉट का सिंबल, एक डॉट का सिंबल, तीसरे में ग्रुप के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कॉमा का, एलिमेंट के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, टैग के नाम का, और यूनिवर्सल में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो यूनिवर्सल में हमको इस्तेमाल करना होता है एस्टेरिस्क का। किस सिंबल का, एस्टेरिस्क का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है ना। चीजें अपलोड करेंगे थ्योरेटिकल फॉर्मेट में, फिर हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। सबसे पहला आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर कैसे काम करता है इसको आप ध्यान से देखेंगे। इसको मैं हटा देता हूं यहां से अब, ठीक। प्रोग्राम पर अपने कोड पर वापस लौट करके आते हैं और यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने सिंपल तरीके से एक आईडी ले ली। क्या लगाना है आईडी में, हैज लगाना है। हमने यहां पर हैज लगाया और हैज के बाद एस नाम की हमने एक आईडी ले ली। किस नाम की आईडी ले ली है, एस नाम की एक आईडी ले ली, ठीक। अभी मैं प्रोग्राम को सेव करता हूं, रन कराता हूं। आप ध्यान से देखो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आपको नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने वो आईडी अभी कहीं कॉल नहीं करी है। जिस एलिमेंट पर कॉल कर दोगे उस एलिमेंट पर वो आईडी काम कर जाएगी। सपोज दैट मैं यहाँ पर पी के अंदर वो एस नाम की आईडी कॉल कर लेता हूँ, सेव करूंगा, रन कराऊंगा। आप ध्यान से देखिए पैराग्राफ हमारा कहाँ आ गया है, सेंटर में आ गया है। बाकी चीजों पर स्टाइलिंग नहीं हुई, केवल किस पर हुई, पैराग्राफ पर। क्यों हुई पैराग्राफ पर, क्योंकि मैंने पैराग्राफ के अंदर एस नाम की आईडी को कॉल किया है और एस नाम की आईडी क्या हो रही है, उसका टेक्स्ट अलाइन क्या हो जा रहा है, सेंटर हो जा रहा है।